All investments in mutual funds and pension funds are subject to market risks. The NAV of the units may go down or up based on the market conditions. Past performance is not necessarily indicative of the future results. Please read the offering documents to understand the investment policies, tax implications, and risks involved. As per Section 63 of the Income Tax Ordinance 2001, an eligible person joining Mizan Tahaffuz Pension Fund can avail tax credit of up to 20% of the eligible person's taxable income for the relevant tax year. This information is for general purposes only. In view of the individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult with his or tax advisor with respect to specific tax consequences of investing in the fund. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इन्वेस्टर्स लाउंज। नाज़रीन, करोड़ों पाकिस्तानी नाकिस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की वजह से अपनी सेविंग्स को इन्फ्लेशन की नज़र कर देते हैं एंड वो नहीं जानते कि अगर उसको प्रॉपरली एलोकेट करें इन्वेस्टमेंट्स में और लॉन्ग टर्म में सरमायाकारी करें तो प्रॉब्ली वो सेविंग इन्फ्लेशन को भी बीट करेंगे और उसके साथ साथ एक डिसेंट रियल रिटर्न भी बनाएंगे। बट दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स और इनको कभी कभार समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी सीरीज़ का मकसद ये है कि आपको ये की कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान तरीके से समझाएं और ये समझाने के लिए नन अदर देन वी हैव मोहम्मद शुएब साहब जो कि सीईओ हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बाय द वे। सो लेट्स विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम शुएब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। शुएब साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अलमीज़ान माशाल्लाह यू हैव बीन विद द कंपनी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। You've like scaled the company from a very small setup to a very big now a financial institution. क्या important pillars थे, क्या important distinction है अलमीज़ान की जो उसको मुनफरिद बनाती है दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से? बाकर देखें, सबसे पहले जब हमने अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी दैट वाज वे बैक इन 95, लेकिन उस ज़माने में हमारे पास एक क्लोज एंड फंड था और उस ज़माने में ओपन एंड फंड की परमिशन नहीं थी। हमारा एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुआ 2003 में जब हमें ओपन एंड फंड का लाइसेंस मिला और उसी वक्त हमने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इस्लामिक भी कर लिया। तो हमारा सब जो मिशन जो था ना वो ही हमारा ड्राइविंग फोर्स रहा है, टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग फर्स्ट चॉइस फॉर द इन्वेस्टर्स। अच्छा, by the way, that's very important because you're very mission driven in that regard. So while other asset management companies they offer both solutions, but you have tailored this whole company with a clear cut objective. Is that correct? जी बिल्कुल। और if you for those who have been in this market for the last 20 years, they would know and I would repeat it here कि देखें उस ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग का और ना सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं था बल्कि प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो हमने एक प्रोडक्ट सबसे पहले एक नीड को आइडेंटिफाई किया कि लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते और हमने रियलाइज़ किया कि लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए, एक रीज़न ये है, बहुत सारे और भी रीज़न लेकिन एक रीज़न ये है कि लोग कहते हैं यार इसमें इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। लोग आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे लोग करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, बिल्कुल ठीक। और वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो कहते हैं इंटरेस्ट कवर्ड। तो हमने कहा ये मार्केट है, एक्चुअली दिस इज़ द मार्केट विच कैन ग्रो, क्योंकि और कन्वेंशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो बहुत सारी मौजूद थी उस वक्त भी। तो वहाँ से ये हमारा एक बेसिक जो आपने कहा ना कि कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन दे लोगों को। इन अ लॉट ऑफ वेज यू चेंज द परसेप्शन एंड अमूमी तौर पे कंपनीज डरती हैं मार्केट क्रिएट करने से बिकॉज दे वांट टू हैव अ एस्टैब्लिश्ड मार्केट, कि बड़ी एस्टैब्लिश्ड मार्केट होगी देन उसमें पेनिट्रेट करेंगे। सो यू एक्चुअली क्रिएटेड अ मार्केट, टैप्ड इनटू द नीड एंड देन इम्प्रूव द परसेप्शन अबाउट इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल सही है। और उसमें हमने 2 डिस्ट्रप्शंस की हैं एक्चुअली। एक तो हमने ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट लाए हमें जो कि पहले नहीं थी अवेलेबल में। दूसरा, हमने अनलाइक मेनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमने अपने फंड्स का आगाज़ किया इक्विटी फंड से, क्योंकि अगर आप फिक्स इनकम में जाना चाह रहे हैं तो ट्रेजरी बिल वगैरह ये तो उस वक्त भी अवेलेबल थे, बहुत सारे लोग उसमें करते भी थे या बैंक भी उसमें इन्वेस्ट करते थे। जो शरिया कंप्लाइंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, और उस कॉन्सेप्ट के साथ हम आए कि एक तरीका कर ऐसा वजह किया जाए कि एक इस्लामिक तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी इन्वेस्टर्स डू यू हैव बाय द वे एज ऑफ टुडे? कितने सरमायाकार हमारे पास? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज टू अबाउट 185,000। 185, दैट्स अ बिग नंबर बाय द वे बिकॉज़ इंडस्ट्री बहुत छोटी है। 3.5-4 लाख इन्वेस्टर्स जी इंडस्ट्री में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3.5 लाख हैं, तो वी हैव मोर देन 50% मार्केट। सो दैट्स अ बिग मार्केट शेयर बाय द वे एंड इसकी अभी पोटेंशियल ग्रोथ भी बहुत है बिकॉज़ यू हैव पोजीशन योरसेल्फ। यहाँ से परसेप्शन इंप्रूव हो रही है, लोग अब इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं एज अ वायबल ऑप्शन। सो इधर इसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है अलमीज़ान की और ख़ासतौर पर शरिया कंप्लाइंट? देखें ग्रोथ की पोटेंशियल तो बहुत है, इसलिए कि आप सिंपल सा हिसाब लगा लें कि 22 करोड़ की आबादी है, 220 मिलियन की, 60 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट होल्डर्स जो है वो 60 मिलियन है। तो आप देख लें कि वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। ये अलग बात है कि हमारी रीच लिमिटेड रही है इन द पास्ट, और इसीलिए
हमने अब बहुत अच्छी तरह से हम मीज़ान बैंक का नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह मीज़ान बैंक हैज़ 1000 ब्रांचेस। ऑलराइट। तो अब तकरीबन जो सारे मेजर सिटीज़, इवन छोटे सिटीज़ भी पाकिस्तान के हैं, वो हमारी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। Okay. तो एक तो सबसे पहले जो मैं आपको थोड़ा चैलेंज शुरू से बता दूं, Yeah, अगर हमारा जो sure. सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि एक क्रिटिसिज्म हमें मिलता था, आपने कहा ना इस्टेब्लिश Yeah. मार्केट नहीं थी। क्रिटिसिज्म मैं नहीं कहूँगा, लोग समझते थे तो ज़ाहिर है उस बात का इज़हार भी करते थे। वो ये समझते थे कि इनके ऊपर तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन होगी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, Yeah. तो ये तो कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे। और ज़ाहिर है हमने जब शुरू किया था तो हमने जो पहला फ़ंड लॉन्च किया था मीज़ान इस्लामिक फ़ंड, उसमें 1 बिलियन रुपीस रेज़ किए थे। उस ज़माने में ज़ाहिर है और भी एमसीज थी जिनके काफ़ी बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट थे। तो बहरहाल एक छोटे, बहुत ही छोटे लेवल पे हमने शुरू किया। वी वर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और माशाल्लाह ओवर द ईयर्स हमने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए, और माशाल्लाह से अब तकरीबन इस वक्त हम वी आर almost reaching about 300 billion in assets under management. And the beautiful thing about it is that you were in the beginning और आपने इसको 7 कंपनी के स्केल करके now you made it the biggest, so that's an amazing achievement by the way. जी alhamdulillah, we had started with 3 employees and we started with like 1000 square feet office, और माशाल्लाह से वहाँ से हमने अब इतना ग्रो कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि वी हैव अबाउट 560 एम्प्लॉइज़ नाउ, और हमारे इस वक्त 25 के करीब ब्रांच हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा शोएब साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आम तौर पे लोग जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं और अपनी फैमिली के मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार अभी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में चले जाओ, आज मार्केट क्या है उसको टाइम कर लो। जबकि लॉन्ग टर्म के अंदर आप बेहतर रिटर्न बना सकते हैं विदाउट एक्चुअली अ लॉट ऑफ रिस्क। रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ द कोर थिंग। अगर प्राइवेट सेक्टर में तो आप अपने एम्प्लॉयर पर छोड़ देंगे सब चीज़ें, अगर गवर्नमेंट में तो सारी आपकी रिटायरमेंट के इन्हिसार गवर्नमेंट होता है। जबकि अभी या तो गवर्नमेंट को भी बड़ा डिफिकल्ट हो गया है अपनी पेंशन मैनेजमेंट करना। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तानीज अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली लें? व्हाई इज दैट सो? देखें, अगर आप देखें ना तो रिटायरमेंट मार्केट जो है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग की वो 3 मार्केट्स हैं बेसिकली। एक मार्केट है मेरे जैसे लोगों की जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कुछ रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग जो है ना वो मैंडेटरी होती है, वो प्रोविडेंट फ़ंड या पेंशन फ़ंड कंपनी का होता है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी मार्केट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वहाँ भी उनके कुछ पेंशन फ़ंड होता है डिफ़ाइंड बेनिफिट कॉन्सेप्ट पे, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी। और तीसरी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि ग़ालिबन हमारे तबके का सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है। यानी आप देख लें कि जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या ट्रेडर्स हैं, सही है, रिटेलर्स हैं, ये होलसेलर्स हैं, या डिफरेंट प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हैं। तो वो अपना पेंशन प्लान खुद बना सकते हैं। वो अभी देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका एम्प्लॉयर करेगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कहते थे हमारे बच्चे हमारे लिए वही हमारी इंश्योरेंस है, वही हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो हमें बुढ़ापे में काम आएंगे। सही। असल में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, अब जाहिर है कि हमारी जो कहना चाहिए कल्चरल चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के बच्चे बाहर भी चले जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वापस भी नहीं आते हैं। और जाहिर है कि एक जो हमारा जो बहुत ही क्लोज कल्चरल निट था फैमिली का, वो अब थोड़ा सा लूज होता जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि इससे एक नुकसान भी है। अच्छा, फ़ायदा तो ये था कि चलें ठीक है बच्चे सपोर्ट कर देंगे, नुकसान ये है कि you become dependent, and actually in old age you don't want to be dependent on anybody else. एक ईगो की भी बात होती है, अपनी खुदी की भी बात होती है। नई जनरेशन है, उस पे आप अपना you have to be very careful। जी। तो इसलिए जो है ना, ये पेंशन की प्रोडक्ट या लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम तीनों मार्केट्स को एक एक करके बात करते हैं। अच्छा, सही। पहली जो है ना सैलरीड क्लास है। अच्छा, उसमें हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान में रहा है कि प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल तक मेरा पैसा प्रोविडेंट फंड में जाता रहा, मेरा एम्प्लॉयर ये पैसा डालता रहा। 5 सालों में मैंने जॉब चेंज कर ली। जब मैंने जॉब चेंज कर ली, उन्होंने एक चेक काटा और मुझे उसके पैसे दे दिए। उस पैसे से मैंने गाड़ी खरीद ली या कुछ, वो भी चला गया आपका एक्सपेंडिचर के अंदर। अब वो सेविंग में कुछ नहीं किया, वो मैंने कहीं उसको खर्च कर दिया। इज इट अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं? जी, जो प्रोविडेंट फंड होता है वो रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसमें बॉटलनेक क्या है? सबसे बॉटलनेक ये है, आप जितनी दफ़ा जॉब छोड़ेंगे आपको रिटायरमेंट के पैसे आपके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे, और आपके पास आपको पता अगर नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना है तो आप उसको खर्च कर देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और मोस्टली यही होता है, बड़े एक्सपेंडिचर, बच्चों की शादी करवा देते हैं, गाड़ी खरीद ले, वेकेशन कर लेते हैं, बाय द वे कि जॉब चेंज हुई है, बड़ा एक तरह का वो दे कंसीडर इट एज बोनस एक्चुअली। अच्छा, अब आजकल के, पहले ज़माने में ये होता था कि जो लोग जॉब करते थे तो 6-6 साल, 10-10 साल, 15-15 साल एक जॉब में रहते थे।
अब टर्नओवर हाई हो गए। बिल्कुल। अब एवरेज जो है ना, एक एम्प्लॉई जो है वो 3 साल से 5 साल काम करता है, तो हर 3 से 5 साल बाद उसकी सेविंग जो है वो खर्च कर देता सही है, है। जो एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए की बिल्कुल गई थी। बिल्कुल। दूसरा फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो रिटायरमेंट है वो या पेंशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम बनाई नहीं थी आज तक, या बनाई नहीं है मोस्ट केसेस में, कि जहाँ पे पैसे एक्चुअली सेव किया जाए। वहाँ पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है सही कि जब आप जाते हैं तो गवर्नमेंट अपने बजट में से पैसे निकाल है, के आपको दे सही देती है। है, तो वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म तो सेविंग अच्छा, दैट इज ऑल्सो वेरी डेट्रीमेंटल कि बहुत मुश्किल, बिकॉज आपको बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो समझे कि मेरी पेंशन हो ही गई है। जी, बिल्कुल। सो एंड ये एक बड़ी नेगेटिव सेविंग हैबिट बिल्ड होती है खासतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कि भाई हमारा गवर्नमेंट जिम्मेदार हो जाएगी। जी। बट बाय द वे गवर्नमेंट इज ऑल्सो लाइक इन अ वेरी टफ सिचुएशन कि जी, असल में बात यही है ना कि गवर्नमेंट के पास वो पेंशन लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं किया गया, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया गया है। ये अनफंडेड पेंशन है, मोस्टली जो पेंशन रही है वो अनफंडेड है। अब जाके पंजाब ने, सिंध ने, केपी ने अपने पेंशन फंड बनाए हैं कुछ सालों से, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये फंडिंग बहुत लिमिटेड है। और तीसरा सेक्टर जो मैंने कहा, उनके पास तो कोई प्रोडक्ट थी ही नहीं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सही है। तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वॉलंटरी पेंशन सही स्कीम, है। हमारे पास मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड के नाम से हमने फंड लॉन्च किया था 2007 में। सही है। तो माशाल्लाह इसको 15 साल हो गए। सही है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि इन तीनों मार्केट को केटर कर सकता है। सही है। आई थिंक अब- दिस वेरी इंटरेस्टिंग। सो जस्ट टू जी, जी। हेल्प पीपल अंडरस्टैंड इट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे तनख्वाह है 10,000 जी, जी। और मैंने रजाकाराना तौर पे 10,000 में से 1,000 निकाल के एक पेंशन फंड बना दिया और लॉन्ग टर्म में मैंने इन्वेस्ट जी, किया। जी। सो ये मैंने दिस इज आई एक्चुअली स्टार्टेड और इन्वेस्टेड इन अ वॉलंटरी पेंशन फंड जी, कि जी। मैंने रजाकाराना तौर के ऊपर जी, जी। पूरा 10,000 में से 10% खुद, और उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। जी, जी। दिस इज वॉलंटरी। बिल्कुल। ऑलराइट। बिल्कुल। एंड हाँ। डिफाइंड बेनिफिट्स इसमें क्या होगा कि कुछ नहीं, डिफाइंड बेनिफिट का जो डिफरेंस है वो ये है कि डिफाइंड बेनिफिट में जिसने पेंशन फंड बनाया है वो एक अंडरटेकिंग लेता है कि आपको रिटायरमेंट में कितने पैसे मिलेंगे। ओके गुड तो गुड। वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। Alright, वहाँ alright. जो इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो इन्वेस्टर के पास नहीं सही होता। है, जो रिटायरमेंट या पेंशन फंड पेंशन प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर रिस्क होता है। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में कि आपने कंट्रीब्यूशन अपना डिफाइन कर दिया, आपका कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है और उसका रिस्क रिटर्न जो है आपके जिम्मे है। सही है। तो अब एम्प्लॉयर फॉर एग्जांपल, लाइक इसी एग्जांपल को अगर वॉलंटरी थी तो मैंने 1,000 खुद कर दिया, अब मैं चला गया कंट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसमें एम्प्लॉयर एक्चुअली बोलेगा कि ठीक है आप 10,000 डाल दें, आप 1,000 डाल दें, 10% 1,000 रुपये एम्प्लॉयर पे डाल 1,000 रुपए हम लेंगे अपने, आपकी सैलरी से नहीं कटेंगे, हम अपने बिहाफ जी। पे ऐड कर देंगे। जी, जी। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। जी। लेकिन अगर नहीं हो तो अगेन आपने कहा कि वो हाँ, लेकिन उसमें वाकई नुकसान ये है ना, ये नॉर्मली प्रोविडेंट फंड का स्ट्रक्चर है। आजकल पाकिस्तान में 90% बल्कि मोर देन 90% ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग प्रोविडेंट फंड कॉन्सेप्ट, Okay. जिसमें एम्प्लॉयर भी 1,000 रुपये डालता है और एम्प्लॉय भी 1,000 रुपये डालता है। लेकिन मसला यही है कि जब वो 5 साल बाद एम्प्लॉय छोड़ के जाए, उस फंड को मैनेज एम्प्लॉयर करता है, सही। प्रोविडेंट फंड उसको कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एंग्रो है, एंग्रो कॉर्पोरेशन, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन प्रोविडेंट फंड कहलाएगा वो। सही। उस वहाँ पैसे जाएंगे, वहाँ इन्वेस्ट होंगे। जब वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा 3 साल बाद, 5 साल बाद, उसको चेक काट के वो दे देंगे, अब हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सही सकते। है। नाउ योर रिटायरमेंट इज नॉट अवर लायबिलिटी। सही है। पैसे वो लेके फिर वो कुछ भी करे सही। उसके तो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जी, बिल्कुल। वहाँ पे जब आप जॉब चेंज करते हैं। इज दैट द बिग रिस्क? ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका एक्चुअली रिजल्ट ये है कि हमारे पास मुल्क में लॉन्ग टर्म सेविंग्स नहीं हो रही। सही। एंड टू जो- काउंटर दैट व्हाट डू यू डू? जी, जो पेंशन फंड का जो वीपीएस का जो प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं पोर्टेबल प्रोडक्ट। Portable product. पोर्टेबल का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर भी पैसे डालेगा, सही। एम्प्लॉय भी पैसे डालेगा। दैट्स वन ऑप्शन। Yeah. दोनों ने पैसे डाले और इसके बाद अगर एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ भी दिया तो ठीक है, एम्प्लॉयर उसका पुराना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना छोड़ देगा, सही है। लेकिन वो नए एम्प्लॉयर के पास जाएगा, वो नया एम्प्लॉयर Tag हो कंट्रीब्यूट जाएगा। करेगा और वो भी खुद पैसे डालना कंटिन्यू करेगा। तो उसका जो फंड है वो वही रहेगा। वो पैसे सही। उसको जब 5 साल बाद वो एक जॉब छोड़ेगा, उसको कैश नहीं मिलेगा, वो पैसा वही इन्वेस्टेड आई थिंक रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे एक तो आई बिलीव कि डिसिप्लिन आएगा जी, कि बिल्कुल। आप, बिकॉज ऑब्वियसली आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, उनकी शौक बढ़ते रहते हैं कि भाई जी, ठीक है बिल्कुल। थोड़ा सा एक्सपेंडिचर कर लेते हैं। लेकिन अगर ये डिसिप्लिन इन्फोर्स हो जाए तो लॉन्ग टर्म में प्रोफेशनल्स को बहुत फायदा होगा, खासतौर पे मिडिल क्लास जो कि इन्फ्लेशन की वजह से काफी अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए, और मैं एक बड़ी आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आज समझने के मेरी उम्र एक, अभी तो मैं उसूलन तो 25 साल से पेंशन फंड शुरू करना चाहिए जब आप जॉब मार्केट में, लेकिन हम 40 साल से शुरू करते सही। हैं। अज्यूम करें मेरी उम्र 40 साल है और मैं कहता हूँ मैं अपने पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना आज रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहता सही हूँ। है। 60 साल पाकिस्तान में रिटायरमेंट एज है, सही है। ठीक है।
अज्यूम करें मेरी इस वक्त 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है। अब 1 लाख की मंथली सैलरी और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई है, ऑन एवरेज 14-15% तो आप कहीं नहीं रिसेंट गया। ईयर्स में तो 15% समझ जाओ। 15% का मतलब है कि आज जो 1 लाख रुपए मेरे हाथ में हैं, 5 साल बाद बस 2 लाख रुपए होंगे तो वही चीज़ मैं खरीद सकूंगा। बिल्कुल आज अगर 1 लाख रुपए का ये टेबल मिल रहा है यहाँ पे, सही है। तो 5 साल बाद ये 2 लाख का मिल तो रहा एक्चुअली परचेजिंग पावर आपकी जो है ना वो परचेजिंग खत्म हो पावर आपका जाएगी। डिलीट हो। तो आप ये सोचें कि ये हर साल ये डबल होता है। ऑलराइट, तो अगर 40 साल की मेरी उम्र है और 60 साल तक, तो ये कितने साल हो गए? 20 साल हो 20 गए, साल। यानी 8 टाइम्स हो जाएगा। यानी आज जो चीज़ 1 लाख रुपए परचेज कर रहा है, उसी चीज़ को मुझे परचेज करने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए होंगे 20 साल बाद। good. तो मुझे इतना सेव करना है आज कि 20 साल बाद अगर मैं अपने वही लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहूँ तो मेरे पास 8 लाख रुपए हर महीने हो। तो एक्चुअली सिर्फ मेंटेन करने के लिए जी। कुछ आपने आगे तरक्की नहीं करनी, सिर्फ जी। आपने इन्फ्लेशन से अपने आप को बचाना है, सिर्फ जी, इसके बिल्कुल। लिए ही आपको एक प्रॉपर कंसर्टेड एफर्ट करना पड़ेगा ऑन योर बिल्कुल। रिटायरमेंट प्लानिंग। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो Okay. इसीलिए नॉर्मली कहा जाता है कि हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में उसूलन आपको कम से कम 20% अपनी आमदनी का, और अगर पॉसिबल हो, अगर आप जैसे 40 साल में शुरू करेंगे तो फिर आपको 40% तक आपको सेव करना चाहिए। 60% आप अपने कंज्यूम करें आज, 40% उसको सेव करें ताकि वो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आए, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जितना जल्दी आप अपना जर्नी स्टार्ट करें, बिल्कुल। बिकॉज 40 लाइक इट्स यू मेंशन इट राइटली, इट्स वेरी लेट एक्चुअली कि 40 साल में आप डिसाइड कर रहे हैं कि बस अब आप बिल्कुल ही एंड पे ही आ रहे हैं, आप घबरा गए। सो 20 से 25 साल के यंग जनरेशन को यू प्रेफर के वो अर्ली स्टार्ट करें, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, बट अर्ली स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, और बिल्कुल इसमें बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह आप लोग अपने 1000 रुपये सेव करके बैंक में रखते हैं, इसी तरह आप 1000 रुपये सेव करके हर महीने आप पेंशन फंड में डाल सकते हैं। और उसका फिर एडवांटेज यही है कि ये इन्वेस्ट होता रहेगा, और मोर और लेस ऐसा होता है कि अगर आप इसके पास ऑब्वियसली बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो लो रिस्क में जाएं, मीडियम रिस्क में जाएं, हाई रिस्क में जाएं। नॉर्मली यही कहा जाता है कि आप इसको रखें लाइफ साइकिल प्लान में। Okay. और लाइफ साइकिल प्लान का मतलब ये होता है कि जब आपकी उम्र कम है, आप 25 से 30 साल हैं, तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए एबिलिटी ज़्यादा है कि आपने 30 साल से लेकर 60 साल तक, यानी 30 साल का अर्सा है, इसको इन्वेस्ट करना है। जब आप 30 से 40 साल हो गए तब आपके पास 20 साल रह गए बाकी। सही है। और 50 हो गए तो फिर 10 साल रह गए। तो अपना मिक्स चेंज करें। तो लाइफ साइकिल प्लान हमारा जो है वो इस तरह से चलता है कि हम ऑटोमेटिकली शुरू के सालों में, जब आदमी यंग होता है, उसकी एज को देखते हुए हाई कंपोनेंट उसका स्टॉक मार्केट में या इक्विटी फंड में डालते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट रखते हैं, और फिर आहिस्ता इसको कम करते चले जाते हैं। ठीक है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो नाज़रीन, यू सी कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली स्टार्ट करें सेविंग्स करना और इन्वेस्टमेंट करना। एंड देयर इज नथिंग बेटर देन कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप यू कैन रिलाई ऑन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स टू डू दैट। बाकी इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारी में डेप्थ नहीं है, एक्चुअली एक जो बुनियादी वजह डेप्थ होने की ना है कि हमारे रिटायरमेंट फंड्स नहीं है, बहुत कम है। अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े फंड हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 30-40% का फंड साइज है। हमारे यहाँ इट इज़ लेस देन 0.1%। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे सेव करेंगे तब जाके आपकी स्टॉक मार्केट में भी ज़्यादा पैसा। अच्छा शोएब साहब, एक जनरल कंसर्न होता है इन्वेस्टर्स का कि यार हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर क्या हुआ कि रिटायरमेंट से पहले कोई नागहानी आफत आ गई, डेथ हो गई, तो हम किस तरह से हमारी फैमिली को कंपनसेट किया जाएगा? रिटायरमेंट के बाद किस तरह से होगा? प्रॉबली अगर हमारी जो वो है इन्वेस्टमेंट है वो अगर मिसप्लेस हो गई तो किस तरह मिलेगा? एंड देन अगर लेट्स से कोई नागहानी आफत आ गई तो क्या ये प्रोडक्ट हमें कवर करती है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और इसमें ये प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन की गई थी। अनफॉर्चुनेटली इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को आज तक अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। इसमें देखिए, सबसे पहला काम जो हम करते हैं, जब आपने अकाउंट खोला हमारे पास, तो हम आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आपके नॉमिनीज़ कौन है, क्योंकि जाहिर है ये प्रोडक्ट आप आज जब पैसे लाएँ तो आपने 20, 25, 30 साल पैसे रखने हैं यहाँ पे। तो ये सबसे पहले पूछा जाता है कि नॉमिनीज़ को हैं, आपकी फैमिली की डिटेल हम ले लेते हैं पहले से, आपके स्पाउस कौन है, आपके बच्चे कौन हैं, उनके नाम, CNIC कार्ड, सारी डिटेल हमारे पास मौजूद होती है। खुदा न खास्ता अगर रिटायरमेंट से पहले जो पार्टिसिपेंट है पेंशन फंड में उसकी डेथ हो जाती है, तो हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल भी प्रोवाइड की हुई है। तो उसको ना सिर्फ ये कि उसके अपने पैसे मिलेंगे जो उसके जमा थे उसके सर्वाइवर्स को, बल्कि उसके जो सर्वाइव ये भी मिलेगा, और बाकी इसके अलावा जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसका अप टू 50%
विद अ कैप ऑफ 10 मिलियन रुपीस, सही है। यानी 10 मिलियन रुपए इज़ अ ह्यूज हाँ, 1 अमाउंट। करोड़ था। उसके लिए हम कोई आपको लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है ना इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं। सही, तो एक्चुअली तो ये तो एक पहला सिनेरियो होगा कि खुदा ना खास्ता, अच्छा ये सिर्फ डेथ पे नहीं है, सही अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी हो गई उसकी, सही है, तो उसको उसका 2 टाइम्स यानी अप टू 20 मिलियन तक मिल सकता है। सही है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 20 मिलियन तक उसको कवरेज मिलता है, उसकी Okay. फैमिली को मिल जाते हैं पैसे। तो ये बहुत सारे बहुत डिटेल्स हैं इसकी Yeah. विच वी कैन नॉट कवर इन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन द प्रोडक्ट इज राइट एक्चुअली राइटली डिजाइन आई थिंक दिस वेरी, अगर आप इन्वेस्टर्स देखें कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए और आपकी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए मौजूद है राइट देयर। सो बट द क्वेश्चन इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। लाइक इसमें इंश्योरेंस इनबिल्ट है, इसके अंदर आपकी प्रोटेक्शन इनबिल्ट है, इसमें आपके नॉमिनी स्ट्रक्चर इनबिल्ट है, एंड इसमें आपके SIP स्ट्रक्चर भी इनबिल्ट होता है समटाइम। एक और चीज़ है जो मैं भी मिस कर गया पहले, टैक्स सेविंग्स बिल्ट इन। टैक्स सेविंग्स बिल्ट इन है बाय द क्योंकि वे। अगर आपने जैसे आपने कहा ना कि अगर मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए है और मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने इसमें से, तो इट इज़ 10% ऑफ माई इनकम। सही है, अब इस वक्त में 1 लाख रुपए की इनकम पे मुझे टैक्स 1 लाख पे देना पड़ता है। सही है, जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी हुई है या टैक्स कंसेशन दी हुई वो अप टू 20% दी हुई सही है। है। अगर आप 1 लाख रुपए की आमदनी है तो 1 लाख टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप इसमें से 20,000 रुपये आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो अप्रूव्ड है CCP का, तो उन 20,000 पे आप कोई टैक्स नहीं देंगे, आप बेसिकली सिर्फ 80,000 पर टैक्स देंगे। हाँ, तो यानी उसके ऊपर आपको टैक्स रिलीफ भी मिल रहा है। good. So tax relief is there. You've got benefits of insurance there. You can develop an SIP, छोटा छोटा अमाउंट लॉन्ग टर्म में हर महीने मार्केट जी, को जी। टाइम किए बगैर जी, you can do that. So discipline is the core concept actually. So बिल्कुल। Al-Mizan is all about discipline. जी, Mutual बिल्कुल। funds are all about discipline. जी, बिल्कुल। कि आपको हर दिन मार्केट नहीं देखनी, आपको लॉन्ग टर्म में तवील मुद्दती सरमायाकारी करनी है, and that's where the real essence comes in, isn't it? जी बिल्कुल। और हमने इस तरह की प्रोडक्ट्स बिल्कुल की हुई भी हैं कि आपको अगर आप ऑटोमेटिकली हर महीने आप हमारे पास या तो कुछ चेक पहले से जमा करा दें तो हर महीने हम डिडक्ट कर लेंगे, या हमारे कुछ एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ भी अरेंजमेंट है, क्योंकि सही। जो प्रोविडेंट फंड वाले अब बहुत सारे लोग जो है ना कंपनी वो VPS पे आ रही हैं, ठीक है, तो उस केस में ये होता है कि वो कंपनी ही डायरेक्टली अपना कंट्रीब्यूशन हमें भेज देती है, अपना भी और अपने एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन भी, और हर महीने उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो पैसे पेंशन फंड में जमा हो जाते हैं। आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट, दैट्स एक्सीलेंट। शोएब साहब, अक्सर हमने देखा है म्यूचुअल फंड, हम जब भी बताते हैं इन्वेस्टर्स लाउंज जब भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में एजुकेशन करता है, तो चूंकि 4-5 साल में मार्केट ही नहीं चली और इक्विटीज़ हैव रिमेन डिप्रेस्ड, तो वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इस आर्गुमेंट में क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम भी इनको कोशिश करते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म में आप पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, बट वो घबरा जाते हैं कि यार 4-5 साल में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखें, बात यह है कि जाहिर है कि स्टॉक मार्केट जो होती है वो काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी को, और हमारी इकोनॉमी पिछले 5 साल में अच्छी नहीं रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें उससे पिछले 5 साल उठा के देखें 2012 से 2017 तक, तो उस ज़माने में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी रही और लोगों ने बहुत फिनोमिनल रिटर्न बनाए। तो बल्कि एक साल में मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन 80-90% भी रिटर्न बनाया था हमारे फंड्स ने। तो ये सही बात है कि इकोनॉमिक साइकिल्स आते हैं, ऊपर नीचे होती है, बिजनेस साइकिल के साथ चीज़ें चलती हैं। असल में बात ये है ना कि जो म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कि थोड़ा थोड़ा आप हर वक्त इन्वेस्ट करते रहें, और अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म आपकी एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। सही है। असल हमारे यहाँ थोड़ा सा खासतौर पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में ना ये डिसिप्लिन की कमी पाई जाती है। जब मार्केट बहुत अच्छी जा रही होती है, बहुत ऊपर जा रही होती है, तो वो उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब मार्केट डिप्रेस होती है तो कहते हैं यार इसमें से पैसा निकाल लो। ये आजकल आप देखें करेंसी का चल रहा है, आज हर आदमी चाह रहा है कि डॉलर खरीद लो, गोल्ड खरीद लो। अब इन सब चीज़ों में हाइप हो चुकी है। बिल्कुल सही। हाइप के बाद लोग आते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और जब अपॉर्चुनिटी है जहाँ स्टॉक मार्केट में जब आज के वैल्यूएशन बहुत चीप है, 3.5 का मल्टीपल चल रहा है, तो वहाँ लोग घबराते हैं। जहाँ इक्विटी फंड्स में डालना है वहाँ इक्विटी फंड से एग्जिट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो बल्कि मशहूर सेइंग है ना कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। अच्छा, वॉरेन बुफे जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बात कहता है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी इट इज़ लाइक अ मैरिज। सही। यानी ये नहीं, ये आपने लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये नहीं कि आपने रोज़ देखना है। सही है। और स्टॉक मार्केट में एक जो मैं कहता हूँ ना कि जो बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी कि आप रोज़ की रोज़ पता चल जाती है आपकी वैल्यू ऊपर गई या नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका नुकसान क्या है? आपने प्लॉट खरीदा है, आप रोज ब्रोकर से जाके नहीं पूछते ना, आपको बताएगा कि इसकी आज वैल्यू क्या है। रोज ब्रोकर आपको वैल्यू नहीं पता चलती।
लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको रोज वैल्यू पता चल रही और है। मजे की बात ये जब ब्रोकर से प्रॉपर्टी ब्रोकर से ही पूछते हैं कि आज वैल्यू कम हो गई तो बोलते हैं 1.5 लाख कम हो गई, तो फिर बेचते नहीं है, बढ़ जाएगी। उधर पर्सपेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए करो, और म्यूचुअल फंड में पर्सपेक्टिव ये है कि यार आज मार्केट गिर गई, बेच दो, निकल जाओ। सो दैट्स अगेन, सो लिक्विडिटी समटाइम्स बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज़ आपने आसान कर दिया कि आप पैसे ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं, तो वो इट इज अ डबल एज सॉर्ड एक्चुअली। बिल्कुल, तो इसीलिए ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखें, जब स्टॉक मार्केट के या स्टॉक मार्केट फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट इज़ लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस। आप ये नहीं कर सकते कि आज आपने ये बिजनेस शुरू किया, कल आप इसको बंद कर दें, परसों तीसरा बिजनेस खोल लें। यू हैव टू स्टे विद द बिजनेस। आप जब इन्वेस्ट करें तो दो तरीके हैं, या तो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी हो तो आप खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, और नहीं आप नहीं करते तो आप प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको मैनेज करने के लिए दें। उनके पास सेक्टर एनालिस्ट होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है और कौन सी कंपनी का शेयर बेचना है। और प्रॉब्लली लाइक ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं, SIP बनाएं। जी, तो जब मार्केट नीचे है तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें, थ्रेट ना लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को थ्रेट लेते हैं कि यार अभी निकलो। इसी तरह हमने पिछले सालों में भी देखा, जब मार्केट बॉटम पे थी उसी वक्त इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन आ रही थी, और उस वक्त जा रहे थे वो मनी मार्केट के अंदर। सही बात, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंजेक्शन आनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपने बताया कि टाइम वाइज आप डाइवर्सिफाई करें, हर 5 साल 3 साल के पैच पे ना देखें। हो सकता है कि आपको नुकसान हो गया हो उस मुद्दत में, लेकिन अगर आप इफ यू स्प्रेड इट अक्रॉस टाइम तो ज्यादा आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, और आपको फिर नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि आपने लो पे भी खरीदा होगा, हाई पे भी खरीदा होगा, मीडियम पे भी खरीदा होगा। रादर देन इन्वेस्टिंग इन वन चंक, इट इज ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस। शोएब साहब, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने एक आपके साथ मिलकर एक अहम इकदाम उठाया, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की ऑडियंस के लिए जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि KP गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपने पेंशन फंड्स को प्रमोट करने के लिए क्या अहम इकदाम उठाया, आप ही बताइए। जी बाकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ टाइम में। जब ये 2007 में वॉलंटरी पेंशन स्कीम लॉन्च हुई थी, तो वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम वाज कि गवर्नमेंट के ऊपर ना पेंशन की लायबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं और गवर्नमेंट उनको फंड नहीं कर रही है। तो इसको जो है ना, गवर्नमेंट अपने जो भी 2007 के बाद से नए एम्प्लॉयज़ जो आए उनको पेंशन, वॉलंटरी पेंशन स्कीम में लाए, बजाय ये है कि जो उनकी अपनी पेंशन स्कीम है उसमें ले जाए। उससे ये था कि गवर्नमेंट के ऊपर जो अननेसेसरी बर्डन जो है ना रिटायरमेंट के वक्त, वो नहीं पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली 15 साल बाद जाके ये चीज़ हुई है। 15 साल लगे। 2007 में ये जब पेंशन फंड आए थे तो एक बुनियादी मकसद उसका ये भी था। एंड आप परस्यू कर रहे हैं इसको 15 साल से। जी देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, हमसे मीटिंग्स की थी, और जब वॉलंटरी पेंशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था तो यही ऑब्जेक्टिव था कि ये प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प करेगी कि वो अपने रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म सेविंग करेंगे, और गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगी कि गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ की पेंशन इस पे लाए। तो अनफॉर्चुनेटली खैर वो नहीं हो सका। बहरहाल अब जो KP गवर्नमेंट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट इन ऑल दी प्रोविंसेस एंड द फेडरल गवर्नमेंट जिसने ये माशाल्लाह से स्टेप लिया है, और उसमें यही हुआ है कि कुछ अरसे से इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ था, और उन्होंने सबसे पहले रियलाइज़ कर लिया कि ये टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। जाहिर है कि अब इस वक्त सिचुएशन ये है ना कि आपके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल पेंशन की पेमेंट में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा अगर खुदा ना खास्ता अगर यही चलता रहा कि पे एज यू गो चलता रहा, तो पता चलेगा कि बजट का 100% आपको पेंशन की पेमेंट में बाकी जो बचता है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। बाकी डेट सर्विस में चला जाता है। खैर प्रोविंसेस तो डेट सर्विसिंग नहीं करते, लेकिन उनके लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही है। तो ये KP गवर्नमेंट ने एक हमसे एग्रीमेंट किया है, और ना सिर्फ हमारे साथ किया है बल्कि सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया है उन्होंने। उसमें जो प्लान है कि अब उनके जो नए एम्प्लॉय, जो वही 2007 वाला कॉन्सेप्ट अब जाके हुआ है कि अब जो भी नए एम्प्लॉयज़ इनके आ रहे हैं वो नए एम्प्लॉयज़ को डिफाइंड बेनिफिट में या उनकी गवर्नमेंट की पेंशन में ले जाने के बजाय ये जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम है इसमें लाया जाएगा। और उसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर एम्प्लॉई 10 रुपये डालेगा तो हम 12 रुपये डालेंगे। ठीक है। एक तो ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि चॉइस है कि वो डालेगा, इसमें वॉलंटरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर इदारे के लिए ये मैंडेटरी है जिसके पास 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों कि वो एक ना कोई रिटायरमेंट स्कीम ऑफर करे। अच्छा, तो उन्होंने अपनी दूसरी स्कीम ख़त्म कर दी है नए एम्प्लॉयज़ के लिए, और कहा कि ये स्कीम है। सही। तो अगर 100 रुपये अगर एम्प्लॉई की तनख्वाह से काटा जाएगा तो 120 रुपये KP गवर्नमेंट डालेगी। सही है। तो इस तरह से 22% उसकी मंथली इनकम का, जो मैंने आपको कहा ना मिनिमम 20 तो है ही, करना ही चाहिए, ज़्यादा 40 तक करना चाहिए, तो ये 22% उसकी मंथली इनकम का प्रैक्टिकली हर महीने कंट्रीब्यूशन आएगा। और ये फिर पैसा जो है ना ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, 60 साल की उम्र तक रहेगा, और जब वो 60 साल का बंदा हो जाएगा
तो उसके बाद उसको उसके बाद से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेरी एक्सीलेंट। एंड इसमें ख़ास बात ये है कि आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आपकी सेविंग हैबिट को, जी, बिल्कुल। एंड आपको इन्फोर्स करा रही है डिसिप्लिन कि जी, आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। प्रॉब्ली लाइक, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग बाय द वे कि हम कुछ पैसे डालेंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे पैसे डाल रही है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। सो अब इट्स अबाउट टाइम कि इन्वेस्टर्स खुद भी एक्टिव हो जी, बिल्कुल। और खुद भी सोचें कि वो रजाकाराना तौर के ऊपर इन स्कीम्स का पार्ट बने। अच्छा, इसमें अब जाहिर है कि ये केपी गवर्नमेंट के जाहिर है जो लोग हैं वो ऑब्वियसली पूरे केपी प्रोविंस में हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस वहाँ नहीं है। तो अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि एक पोर्टल बना दिया जाए, उस पोर्टल के थ्रू लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकें। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है ताकि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकें। ऑनलाइन आजकल देखें मोबाइल इतना आम हो गया है, 160 मिलियन मोबाइल सिम्स हैं पाकिस्तान में, 1 लाख नहीं 3 लाख 3.5 लाख इन्वेस्टर है और 160 मिलियन सिम्स बिल्कुल सही है। है। तो एक्सेस है लोगों के इन्फॉर्मेशन के पास। और माशाल्लाह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ज़ाहिर है वो क्वालिफाइड होते हैं, थोड़े एजुकेटेड होते हैं, तो उनके लिए ईजी है। तो हम सारा पेपरलेस एनवायरनमेंट पे जा रहे हैं कि ऑन अ पेपरलेस बेसिस वो अपने पैसे ऑटोमेटिकली, अगेन गवर्नमेंट खुद ही हमें भेजेगी पैसे, वो अपना अकाउंट ऑनलाइन अकाउंट खोल लेंगे, सारी ट्रांजेक्शन पेपरलेस सही है। होगी। तो- और जब वो चाहेंगे अपने पैसे को, अगर किसी एक पेंशन फंड मैनेजर से खुश ना हो तो वो दूसरे पेंशन फंड मैनेजर भी के कर पास सकते चेंज हैं। कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आई थिंक दैट्स वेरी, क्योंकि ये सब ऑटोमेट हो रहा है, ये जी, बहुत आसान हो रहा है, सहल हो रहा है लोगों के लिए। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। आई थिंक दूसरे प्रोविंसेस को भी ये अडॉप्ट करना जी चाहिए। बिल्कुल। अब एक्चुअली इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप हो गया है, पंजाब की तरफ से क्वेरीज आना शुरू हो गई क्योंकि पंजाब का भी काफ़ी साइजेबल पेंशन फंड है। और आई एम प्रीटी श्योर कि अब जैसे नई गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्म होंगी तो फिर ये एक At दफ़ा their of this strategy उसके as बाद well. स्ट्रेटजी पे आ जाएंगी। Good. शोएब साहब, ओवर द इयर्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आपके ख्याल में वो दो ऐसी क्या अच्छी हैबिट्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए, और दो ऐसी क्या गलतियां जो आपने ऑब्जर्व किया है और योर एक्सपीरियंस, आपका जितना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, जो इन्वेस्टर्स करते हैं नुकसान उठाते हैं, तो दोनों बताइए ज़रा। जी देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बुनियादी चीज़ ये है ना कि आप अपने दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो Yeah. पॉजिटिव, जो बड़ी ज़रूर इसको करना चाहिए। पहली बात तो ये है ना कि यू हैव टू स्टार्ट सेविंग अर्ली एंड यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग रेगुलरली। सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जब मैं एक बच्चा था तो मुझे याद है कि ग्रीनलेस बैंक जो था वो एक डक आपको जाके दे, ग्रीनलेस सही बैंक है। बच्चों का अकाउंट खुलता सही था, है। एक आपको डक लेके देते, उसमें आप कॉइन्स जमा करते सही थे है। और जब वो फिल हो जाते थे तो आप बैंक में जमा करा सही। देते। तो मेरी सेविंग की हैबिट वहाँ से डेवलप हुई अच्छा, that's very व्हेन आई वाज मे बी 6, 7, 8 ईयर्स ओल्ड। सही। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों में हमें सेविंग की आदत डालनी चाहिए। उनका पॉकेट मनी है, उनको भी बताएं कि अगर तुम्हें 100 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है तो कम से कम 5 से 10 रुपये इसमें ज़रूर सही सेव है। करो, ताकि ये आगे तुम्हें काम आएंगे। ठीक है, जब तुम्हें बिल्कुल पॉकेट मनी नहीं मिलेगी ये इन्फ्लेशन तुम्हें हिट करेगा। बिल्कुल ठीक तो है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट अर्ली एंड सेव एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। सही है। एक तो ये पहली चीज़, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, चाहे जितना भी अमाउंट। सही है, ठीक है। दूसरी बात ये है ना कि अब जब हम जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल पेट में दर्द होता है तो हम कहते हैं यार बेस्ट डॉक्टर कौन है, सही उसके है। पास जाना चाहिए। सही है। ये नहीं देखते कि थोड़ा, कभी देखना भी पड़ता है लेकिन जाहिर है कि थोड़ा महंगा भी हो तब भी उसको देखते। तो आपको जाना चाहिए बेस्ट इन क्लास के पास, बिल्कुल कि आपको जो आप अच्छे अपना ड्यू डिलिजेंस करें, अच्छे बेस्ट फंड मैनेजर के पास सही। जाएं, क्योंकि ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, ये डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट नहीं है, सही जो है। इन्वेस्टमेंट वाला, ये आपका 25-30 साल का ट्रीटमेंट है जो चलता रहेगा, बिल्कुल ये ठीक है। कंटिन्यूसली सही चलेगा। है। तो ये एक बड़ा है ना कि अच्छी रिलायबल क्रेडिबल फंड मैनेजमेंट के पास जाएं। अच्छा, इसमें बाकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पेंशन फंड है, हमारा इंडस्ट्री में मार्केट शेयर जो है वो तकरीबन 18% है, सही है। लेकिन पेंशन फंड में मीज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रेडिबिलिटी है वहाँ उसका मार्केट शेयर 40% है। सही है। तो That's a लोग huge कहते हैं share. कि यार लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने रखना है ना पैसा, वो तो ऐसी फर्म में रखना है, ऐसी सही है। मैनेजमेंट कंपनी का, Credible हो। रिलायबल हो, और मुझे पता है कि कुछ खुदा ना खासा कोई मसला नहीं होगा, तो वो माशाल्लाह से 40% हमारा So मार्केट, that's a huge market share. तो by the दैट्स way. ह्यूज मार्केट शेयर। तो एक तो दो बातें मैंने आपको बता सही दी। है। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, एक जो क्या avoid करना पिटफॉल्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप पैनिक ना करें सही है। और पैनिक अवॉइड करें। जब मार्केट डिप्रेस होती है, इज़ नॉट द टाइम टू डिसइन्वेस्ट। आप ज़रूर इंगेज हो अपने फंड मैनेजर के साथ या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो AMC का है उससे इंगेज हो, उससे मशवरा लें, उससे टच में रहें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आजकल, देखें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है। सही है। थोड़ा सा रिसर्च, ये करने की रिसर्च ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है। फंड मैनेजर्स अपनी ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, अपनी FMR निकाल रहे होते हैं, मंथली वीडियोस आ रही होती हैं, मंथली, उनको स्टडी करें। बिल्कुल देखिए अपने आप को, ताकि आप कंफर्ट रहे आपको कि जो हो रहा है आपको उसके बारे में मालूम है। सही है।
अच्छा, दूसरा मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा रिसर्च के बेसिस पे, और जो लोग की थोड़ी सी आदत होती है, और हमारे यहाँ भी सच्ची बात है बहुत ही प्रेवलेंट है कि वो अपने पैसे को एक फंड से दूसरे फंड में, स्टॉक मार्केट से मनी मार्केट से स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं। हमने एक रिसर्च की, और ये ग्लोबल रिसर्च है, हमने भी की है, पाकिस्तान मार्केट के लिए भी और दुनिया भर की रिसर्च है। अगर आप देखेंगे पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, चाहे पाकिस्तान मार्केट देखें चाहे कोई और मार्केट देखें, जो आपको 50 to 60% ऑफ द रिटर्न होता है ना, वो साल में 10 दिन में आता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई किया, और वो मिस कर दिया आपने, तो आपने आपका वो मिस आधा कर दिया return तो गया। आपका 50% रिटर्न 10 दिन में उड़ बिल्कुल सही कह गया। रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक अगर कह रहे हैं। आपने उस वक्त पैनिक कर लिया कि सही जब कहा। जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, आपने पैसा नहीं लगाया, सही। और चाहे आपने कहा कि पैसे निकाल लो फिर मैं सही। दोबारा डाल दूंगा, वो आपने 10 दिन अगर मिस कर दिए बिल्कुल सही है। तो आपने 50-60% लूज सही कर है। दिया। अच्छा, मैं एक साथ में एक फंड मैनेजर की भी बात बताऊं कि देखिए, फंड मैनेजर भी जो इतना कोई चीता इतना नहीं होता हाँ। कि वो 10 दिन को आइडेंटिफाई कर बिल्कुल सके सही है। और आपको बता दे कि इस 10 दिन इन्वेस्ट कर लो तो 60% मिल बिल्कुल जाएगा, ठीक है। बाकी 350 दिन कहीं और इन्वेस्ट कर लो। मोस्टली रैंडम। ये रैंडम होता है, तो इसीलिए जो है ना कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टेड रहें। सही। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा शफल हर वक्त ना करते सही रहें। सही। आई थिंक दैट्स वेरी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अच्छा, इन्वेस्टर अमूमी तौर पर दो मिस्टेक्स करते हैं। एक तो वो करते ही हैं कि वो दिन मिस कर देते हैं, किसी और उसमें डाल देते हैं, फंड को चेंज कर लेते हैं। दूसरा करते हैं कि एक्चुअली पैसे ही सारे निकाल लेते हैं, पैसे भी निकाल, मतलब वो दे एक्चुअली लाइक लीव एंड दे लूज देयर हार्ट के बल छोड़ो हमें नहीं करना इन्वेस्ट। सो दीज आर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंगली यू हैव पुट दैट। शुएब साहब, जिस तरह टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी में आई है, हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स पहले लाइनें लगाते थे रिडेम्पशन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड देन परेशान भी होते थे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उसके क्या रेट हो गए हैं। सो ये जो जर्नी था, पूरा जो मैनुअल था, ये किस तरह इम्प्रूव हुआ है, एंड अलमीज़ान इसमें क्या इनोवेशन लेकर आई है, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। देखिए, इसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने कहा ना कि पेपर का यूज़ बहुत ज़्यादा था। अब आपने अगर अपने पैसे लगाने हैं, इन्वेस्ट करने, तो आपने चेक काटना है और फिर आपने हमारे फॉर्म फिल करने हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपन करना है, वो तो एक वन टाइम एक्टिविटी हो गई। लेकिन जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने फिर फॉर्म फिल करना है, चेक करना है, हमारे ब्रांच तक पहुंचाना है, और फिर उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। तो इसको ईज़ करने के लिए, ईज़ ऑफ एक्चुअली डूइंग बिजनेस कहते हैं, फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव या इन्वेस्टर जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए, अब हमने बहुत सारे बैंक्स के साथ भी अलाइनमेंट हुई हमारी, कुछ टेलकोज के साथ भी हो रही है जो कि इन द पाइपलाइन है। और एक हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो रास्त प्रोडक्ट है स्टेट बैंक की, उसमें भी इनरोल करवा रहे हैं म्यूचुअल फंड को। उसमें यह होगा कि आपका पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में है, आपने एक दफ़ा अकाउंट खोल लिया म्यूचुअल फंड में, यू कैन इन्वेस्ट इट इन अ पेपरलेस एनवायरनमेंट। आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना, आपको कोई चेक नहीं काटना। एक तो ये बात हो गई, ये तो अभी है जो इन द पाइपलाइन है। ठीक है। दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपने इन्वेस्ट एक दफ़ा कर दिया है, अब आप इस पैसे को निकालना चाह रहे हैं, आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। जाहिर है आप पैसे सेव कर रहे हैं, कुछ पैसा आपने रिटायरमेंट फंड के लिए पेंशन फंड में रखा होगा, बाकी जो आपकी करंट सेविंग है उसको भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप उसको बैंक में ना छोड़ें। ठीक है। अगर आप बैंक में छोड़ देंगे तो बैंक में आपको या तो रिटर्न नहीं मिलेगा करंट अकाउंट में, या बहुत लो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और प्रॉब्ली इन्फ्लेशन से आप नहीं बच पाएंगे, बिल्कुल। या तो आप बैंक को स्प्रेड दे दें बीच में। जी बिल्कुल। तो बैंक को स्प्रेड देंगे तो आपको कैसे इन्फ्लेशन मीट कर पाएंगे? तो बैंक का स्प्रेड नॉर्मली हाई होता है क्योंकि उनका जाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई होता है। एएमसीज का या म्यूचुअल फंड का कॉस्ट ऑफ बिजनेस डूइंग लो होता है क्योंकि वो 100% अपना एक नॉमिनल फी रख के 100% रिटर्न पास ऑन कर देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है कि हमने अपना मोबाइल ऐप है, हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू आप जब चाहें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक दफ़ा पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए, आप पैसे एक फ़ंड से दूसरे फंड में मूव कर सकते हैं, आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। एक बहुत जल्द हम एक नई प्रोडक्ट जो ला रहे हैं वो हम अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड इशू करने वाले हैं। दैट्स वेरी गुड बाय द वे। तो वो इंशाल्लाह वीज़ा का डेबिट कार्ड होगा, और उसमें ये एडवांटेज ये है कि आप उस बेसिकली जो इट विल मेक योर म्यूचुअल फंड अकाउंट इक्विवेलेंट टू योर बैंक अकाउंट। सही है। जिस तरह आप बैंक अकाउंट में आपके पास डेबिट कार्ड होता है, उससे आप जाके KFC से जाके चिकन खरीद सकते हैं, मैकडोनल्ड से बर्गर खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी वेंडर्स। तो ये आप सारी ट्रांजैक्शन जो है अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट के थ्रू कर सकेंगे। तो आई थिंक कन्वीनियंस बैंक अकाउंट वाली होगी। जी बिल्कुल। ऑलराइट, एंड बट रिटर्न म्यूचुअल फंड वाले होंगे जो कि बैंक से ज्यादा हैं। जी से फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ रिस्क। आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट लाइक मर्जर दैट यू हैव गिवन। आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट बाय द वे। तो अभी भी हमारी जो कन्वर्जन या रिडेम्पशन होती हैं, हमारा 70% ऑफ द वॉल्यूम जो है वो पेपरलेस है।
वेरी गुड। लेकिन अब ये जब हमारी प्रोडक्ट इंशाल्लाह आ जाएगी तो वी आर होपिंग कि देन 80-90% ऑफ द वॉल्यूम जो है ना हमारा ये पेपरलेस हो जाएगा और फिर इन्वेस्टर को अपने पैसे एक्सेस करना इतना ईजी हो जाएगा। बल्कि बैंक में तो अगेन वही बात है ना, या आप जब या तो बैंक में जाएं या फिर आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ सही। करें। तो जब आपके पास डेबिट कार्ड होगा म्यूचुअल फंड का, देन यू रियली डोंट नीड टू कीप एनी मनी इन योर बैंक अकाउंट। सो योर म्यूचुअल फंड इज इक्विवेलेंट टू योर बैंक अकाउंट बैंक देन, account। कि आपको कन्वीनियंस है, रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है, लिक्विडिटी भी मिल रही है, जी, आप जी। यूज़ भी कर सकते हैं, एंड देन प्रॉब्ली यू एंड अप विद सम बेनिफिट्स एज वेल जो कि कार्ड्स के साथ होते हैं। आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। आई होप कि दिस विल रेवोल्यूशनाइज। जी, तो जब तक हमारा डेबिट कार्ड नहीं आ रहा उस वक्त तक हमने एक इंटरिम मैनेजमेंट भी किया हुआ है कि आप IBFT के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जिस तरह आप बैंक की मोबाइल ऐप्स होती हैं या इंटरनेट बैंकिंग साइट होती है, वहाँ जाके आप डिफरेंट बिल्स पेमेंट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल की चीज़ें कर सकते हैं, अपने किसी को पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं। वो हम प्रोडक्ट बहुत जल्द ला रहे हैं इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। तो ये भी आपके पास होगा कि आप अपने जिस तरह जो कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर हैं ना, वो कार्ड को अवॉइड भी करना, वो ज़रा पसंद नहीं करते कि यार डेबिट कार्ड है, ये मशीन में जाके यूज़ हाँ, करना मसला पड़ेगा, होगा। किसी की मशीन में डालना पड़ेगा, मेरा हाँ। कार्ड है, मेरी इन्फॉर्मेशन चली सही जाएगी। है। वो फिर ये प्रेफर करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने उस पर काम कर लें। तो वो प्रोडक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें फिर ये होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट की तरह अगेन उसको यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, इवन आपके अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है, Okay. आप ऑनलाइन उनको सैलरी दे दें। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आप बिल पेमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट और मनी ट्रांसफर करेंगे, एंड देन जी। प्रॉब्ली विद द कन्वीनियंस लेटर ऑन कि आप फिर कार्ड भी यूज कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट, so you're getting like very close to like banking जी, बिल्कुल। convenience and the return of mutual funds. बिल्कुल। I think that's an excellent idea. So on that note, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। Al Mizan is the leading asset management company and it's absolute pleasure to have you in the show. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाकर। नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा आपके लिए जो बेहतर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत आसान है, आपके लिए अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप तवील मुद्दती सरमायाकारी करना चाहते हैं और आप झंझट नहीं पालना चाहते कि खुद उसको मैनेज करें, तो म्यूचुअल फंड बेहतर है।